Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the sovereign algorithm, India's AI game plan. तो सवाल ये उठता है कि हम अचानक इस टॉपिक की बात क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में 17 अप्रैल 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अहम बॉडी बनाई है जिसका नाम है एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप यानी AIGEG। और ये बॉडी आने वाले समय में इंडिया की पूरी नेशनल एआई स्ट्रैटेजी को शेप करने वाली है। तो चलिए इस जरूरी कदम को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस बात की गहराई को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले एआई को सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर या कोई फैंसी ऐप समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होता है? ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो इतनी फंडामेंटल, इतनी बुनियादी हो कि वो पूरी सोसाइटी और इकोनॉमी को जड़ से बदल कर रख दे। ठीक वैसे ही जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान स्टीम इंजन ने किया था या उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ने पूरी दुनिया बदल दी थी, एआई ठीक उसी लेवल का बदलाव लाने की ताकत रखता है। अब जब भी ऐसी कोई पावरफुल टेक्नोलॉजी आती है तो हर देश के सामने एक फंडामेंटल चैलेंज खड़ा हो जाता है। इसे कहते हैं एआई ट्रिलेमा। ट्रिलेमा का मतलब है तीन ऐसी चीजें जिन्हें एक साथ हासिल करना बहुत मुश्किल हो। यहां पर वो तीन चीजें क्या है? पहला है इनोवेशन, यानी नई टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को हम कैसे बढ़ावा दें। दूसरा है सेफ्टी, अपने सिटीजन्स को एआई के गलत इस्तेमाल और नुकसान से कैसे बचाएं। और तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसमें जॉब्स पर क्या असर पड़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मैनेज किया जाएगा। इन तीनों में बैलेंस बनाना, यही एआई गवर्नेंस का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इस एआई ट्राइलेमा से निपटने के लिए इंडिया का जवाब क्या है? इंडिया का जवाब है AIGEG, द एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप। ये बॉडी एक नेविगेटर की तरह काम करने के लिए डिजाइन की गई है जो इस देश को एआई के इस कॉम्प्लेक्स, इस जटिल रास्ते पर आगे गाइड करेगी। एआईजी के पीछे जो सबसे कोर आइडिया है वो है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि एआई सिर्फ आईटी मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है। इसका असर हेल्थ, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, डिफेंस, मतलब हर सेक्टर पर पड़ने वाला है। इसलिए जरूरी है कि सारी मिनिस्ट्रीज मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करें। और एक खास चैलेंज जो इंडिया के लिए है वो है हमारा विशाल लेबर मार्केट। यहां हमारा गोल वर्कर रिप्लेसमेंट का नहीं होना चाहिए बल्कि वर्कर ऑगमेंटेशन का होना चाहिए। मतलब एआई को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो हमारे वर्कर्स की स्किल्स और कैपेबिलिटीज को बढ़ाए, ना कि उनकी नौकरी ही छीन ले। अब देखिए, एआईजी कोई मामूली कमेटी नहीं है, ये एक पावर हाउस है। इसकी कोर बॉडी में देश के टॉप डिसीजन मेकर्स को शामिल किया गया है। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप देंगे। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं जो साइंटिफिक रिगर और आरएनडी का ध्यान रखेंगे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और नीति आयोग के सीईओ इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट को आंकेंगे। और साथ में सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स भी हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के एंगल को कवर करेंगे। ये कॉम्पोजिशन साफ दिखाता है कि इंडिया एआई को कितनी सीरियसनेस से ले रहा है। एआईजे को सपोर्ट करने के लिए एक और लेयर बनाई गई है, द टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी यानी TPAC। इन्हें आप एआईजे के स्काउट समझ सकते हैं। इनका काम क्या है? दुनिया भर में एआई पर जो भी हो रहा है, चाहे वो यूरोप का ईयूए एक्ट हो या अमेरिका के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, उस पर गहरी नजर रखना। TPAC इन ट्रेंड्स को एनालाइज करेगा और ये बताएगा कि इंडिया के अपने कानून जैसे कि DPDP एक्ट 2023 में क्या अपडेट्स या सुधार की जरूरत है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि इंडिया की एआई स्ट्रैटेजी की नींव क्या है, इसका आधार क्या है। ये नींव द 7 सूत्रास पर टिकी हुई है। ये 7 ऐसे कोर प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिया के पूरे एआई अप्रोच को गाइड करते हैं और यही चीज इसे दूसरे देशों से अलग भी बनाती है। तो ये हैं वो 7 सूत्र। पहला है ट्रस्ट एंड सेफ्टी, जिसका फोकस है डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन जैसे खतरों से हमें बचाना। दूसरा पीपल सेंट्रिसिटी, यानी इस बात को सुनिश्चित करना कि एआई का विकास आम जनता के भले के लिए हो। तीसरा रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, जो स्टार्टअप्स को प्रमोट तो करेगा लेकिन एक एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर। चौथा एक्विटी, ताकि एआई का लाभ सब तक समान रूप से पहुंचे। पांचवा है अकाउंटेबिलिटी, यानी अगर एआई सिस्टम से कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। छठा अंडरस्टैंडेबिलिटी, जिसे एक्सप्लेनेबिलिटी भी कहते हैं, यानी हम समझ सकें कि एआई मॉडल्स आखिर डिसीजन ले कैसे रहे हैं। और आखिरी है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ताकि हमारा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित हो और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी। और यही सूत्रास इंडिया के मॉडल को दुनिया के 2 डोमिनेंट अप्रोचेस से बिल्कुल अलग खड़ा करते हैं। एक तरफ है यूएस का मार्केट लेड मॉडल जिसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी प्राइवेट कॉरपोरेशंस चला रही हैं,
दूसरी तरफ है चाइना का स्टेट लेड मॉडल, जहां हर चीज पर गवर्नमेंट का सख्त कंट्रोल है। इंडिया इन दोनों के बीच एक तीसरा रास्ता, एक वैल्यूज बेस्ड पाथ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हमने क्यों की बात कर ली, प्रिंसिपल्स की बात कर ली, अब बात करते हैं कैसे की। एआईजी का एक्चुअल मैंडेट क्या है, उन्हें करना क्या है, उनका एक्शन प्लान या टू डू लिस्ट क्या है। एआईजी की 3 मुख्य जिम्मेदारियां हैं। पहली, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना। क्यों? ताकि ऐसा ना हो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग एआई रेगुलेशंस बना दे। दूसरी, लेबर ट्रांजिशन प्लान्स डेवलप करना। इसमें ऑटोमेशन से प्रभावित होने वाले वर्कर्स के लिए रीस्किलिंग प्रोग्राम्स और सोशल सेफ्टी नेट्स तैयार करना शामिल है। और तीसरे, जो शायद सबसे जरूरी है, एआई एप्लीकेशंस के लिए एक रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करना। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ही जरूरी है। इसके तहत एआई एप्लीकेशंस को उनके रिस्क लेवल के हिसाब से 3 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। पहली कैटेगरी है डिप्लॉय। ये उन एआई सिस्टम्स के लिए है जो पब्लिक यूज के लिए बिल्कुल सेफ माने गए हैं। दूसरी है पायलट। इन्हें रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस में टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक तरह का सेफ सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट होता है, जहां कंपनीज अपनी नई टेक्नोलॉजी को लिमिटेड स्केल पर टेस्ट कर सकती हैं। और तीसरी कैटेगरी है डीफर, जो ऑटोनोमस वेपन्स जैसे हाई रिस्क एप्लीकेशंस के लिए है। इन्हें तब तक इजाजत नहीं मिलेगी जब तक इनके लिए एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क तैयार ना हो जाए। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। आखिर इस ग्लोबल एआई रेस में इंडिया की सबसे बड़ी ताकत या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या हो सकता है? इंडिया का सीक्रेट वेपन है इसका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई, जिसे हम इंडिया स्टैक के नाम से भी जानते हैं। इसमें आधार से मिली यूनिवर्सल डिजिटल आइडेंटिटी, यूपीआई से होने वाले सीमलेस डिजिटल पेमेंट्स और डिजी लॉकर से डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज शामिल है। ये पहले से मौजूद इतना पावरफुल फाउंडेशन इंडिया के लिए एकदम यूनिक है और इसका इस्तेमाल हर नागरिक तक एआई पावर्ड सर्विसेज पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। और सरकार इस विजन को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अहम रिसोर्सेज के साथ बैक कर रही है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 10,372 करोड़ रुपए, ये इंडिया एआई मिशन के लिए एलोकेट किया गया बजट है। इतनी बड़ी फंडिंग ये दिखाती है कि गवर्नमेंट एक डोमेस्टिक एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए कितनी सीरियस है। तो आखिर इस इंडिया एआई मिशन का मकसद क्या है? इसके 2 बड़े गोल्स हैं। पहला, सॉवरेन कंप्यूट कैपेसिटी बनाना, यानी देश के अपने एआई सुपर कंप्यूटर्स डेवलप करना। और दूसरा, एक इंडिया डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म तैयार करना, ताकि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हाई क्वालिटी इंडियन डेटा आसानी से अवेलेबल हो। इसका अल्टीमेट एम है एआई में आत्मनिर्भर बनना। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया खुद को सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ के एक लीडर के रूप में पोजीशन कर रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जीपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंडिया जिसे डेमोक्रेटिक एआई कहता है उसकी वकालत कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है एक ऐसी एआई जो इंक्लूसिव हो, सबकी भागीदारी से बने और जिससे कोई एक देश या कोई एक कॉरपोरेशन कंट्रोल ना करे। तो एआईजेजीजे इस पूरे काम का अल्टीमेट गोल क्या है? वो है एक लिविंग रेगुलेशन बनाना। अब ये क्या है? ये एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो इतना फ्लेक्सिबल हो कि इनोवेशन को ना रोके, लेकिन साथ ही इतना मजबूत भी हो कि देश के सिटीजन्स को खतरों से बचा सके। ये प्रोग्रेस और सेफ्टी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश है। लेकिन यहां एक अहम सवाल उठता है, एआई जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, क्या एक लिविंग रेगुलेशन वाकई उतनी ही तेजी से अडेप्ट कर सकता है? क्या आज एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना मुमकिन है जो कल की चुनौतियों के लिए भी तैयार हो? ये सवाल इंडिया के सामने उसकी एआई सुपर पावर बनने की जर्नी में शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।